डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर आशीष गर्ग, सह आचार्य रसायन विज्ञान, सेठ RN रुइया राजकीय महाविद्यालय, रामगढ़ शेखावाटी, डिस्ट्रिक्ट सीकर, राजस्थान। बच्चों, केमिस्ट्री में BSc पार्ट 3 फर्स्ट पेपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अकार्बनिक रसायन में बच्चों हमने टॉपिक पॉलीमर्स स्टार्ट किया है और पॉलीमर्स में सिलिकॉन्स एंड फॉस्फेजीन्स ये आपके कोर्स में हैं। बच्चों, मैंने फर्स्ट 3 पार्ट्स के अंदर इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स का इंट्रोडक्शन और उनका क्लासिफिकेशन हमने स्टार्ट किया था। बच्चों देखिए, इस पार्ट के अंदर हम क्लासिफिकेशन का ही एक पार्ट है जिसमें अलग तरह के पॉलीमर्स हैं, उनका हम वर्गीकरण का प्रकार देखेंगे कि किस तरह के पॉलीमर्स हम हमने क्लासिफाई किया था इसको पॉलीमर्स कंटेनिंग होमो एटॉमिक बैकबोन। वे पॉलीमर्स जिनके अंदर जो श्रृंखला होती है वो समान परमाणुओं की बनी हुई होती है, और दूसरे प्रकार के हमने कहा था पॉलीमर्स कंटेनिंग हेटेरोएटॉमिक बैकबोन, और उनको हमने अध्ययन किया था। बच्चों देखिए, यहां पर हेटेरोएटॉमिक बैकबोन से मतलब था, मैंने जो पार्ट 2 और 3 में डिस्कस किया है कि जो मेन श्रृंखला होती है जिसे हम बैकबोन ऑफ द पॉलीमर कहते हैं, जो मुख्य श्रृंखला होती है जिसके अंदर की विभिन्न समूह जुड़े हुए होते हैं, तो बच्चों वो अलग अलग एटम्स की या एलिमेंट्स की बनी हुई होती है। यहां पर बच्चों हम अलग तरह के पॉलीमर्स, जैसा मैंने आपको बताया, वी आर स्टडिंग ऑर्गेनो एलिमेंटल पॉलीमर्स, राइट। यहां पर कार्ब तात्विक बहुलक ऑर्गेनो एलिमेंटल पॉलीमर्स, देखो बेटा, ये पॉलीमर्स होते हैं ऑर्गेनो एलिमेंटल, यानी यहां पर हम इसको इस तरह से समझेंगे कि ये पॉलीमर्स, ऑर्गेनिक पॉलीमर्स एवं इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स, इन दोनों के बीच की कड़ी है, राइट। ये इन दोनों पॉलीमर्स की मिडिल स्टेट है। तो देखिए यहां पर ये पॉलीमर्स ऑर्गेनिक, कार्बनिक व इनऑर्गेनिक, अकार्बनिक पॉलीमर्स के मध्यवर्ती होते हैं, राइट। सो द ऑर्गेनो एलिमेंटल पॉलीमर्स की जब हम बात करते हैं तो ये पॉलीमर्स कार्बनिक व अकार्बनिक पॉलीमर्स के मध्यवर्ती, बहुलकों के मध्यवर्ती होते हैं, और इन्हें दोनों प्रकार के पॉलीमर्स के बीच का होने के कारण इनको कहते हैं बच्चों सेतु बहुलक। तो दीज आर कॉल्ड ब्रिज पॉलीमर्स भी इन्हें कहते हैं, क्योंकि ये ऑर्गेनो एलिमेंटल कार्ब तात्विक पॉलीमर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स की एक बीच की कड़ी है, राइट। बच्चों इनके अंदर बैकबोन, जैसा मैंने आपको बताया कि इसके अंदर जो एक चेन बनती है जिसे हम बैकबोन कहते हैं, और मैंने ये भी बताया था बिगिनिंग में फर्स्ट लेक्चर में कि ऑर्गेनिक पॉलीमर्स के अंदर ये बैकबोन कार्बन की बनी हुई होती है, लेकिन यहां पर कार्बन के अलावा अन्य परमाणु, मैं एक बार फिर इसको रिपीट कर रहा हूं बच्चों, देखिए, सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन एंड फास्फोरस, ये 5 एलिमेंट्स इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स में बड़े कॉमन पॉलीमर्स हैं। मैंने जितने भी एग्जांपल्स बताए हैं उनके अंदर मैंने इन 5 एलिमेंट्स का, सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन एंड फास्फोरस, इनका मैंने जिक्र किया है और इन्हीं के एग्जांपल्स मैंने बताए हैं। तो इन पॉलीमर्स में बैकबोन कार्बन के अलावा अन्य एटम से निर्मित होती है। बच्चों यहां पर एग्जांपल हमने दिया है पॉलीसिलॉक्सेन्स। मैं एक बार आपको फिर बता दूं, ये एग्जांपल BSc पार्ट 1 कार्बन एंड सिलिकॉन, और उसमें जो सिलिकॉन के पॉलीमर्स हैं उसके अंदर दिया हुआ है, दिस इज द पॉलीसिलॉक्सेन्स, राइट। तो पॉलीसिलॉक्सेन्स में बच्चों क्या होता है, सिलिकॉन, यहां पर कनेक्टिंग एलिमेंट कौन सा है, ऑक्सीजन, देन 2 सिलिकॉन ऑक्सीजन के माध्यम से जुड़े हुए होते हैं, एक बात। दूसरी बात, यहां पर जो सेंट्रल मेटल एटम है जिसे हम पॉलीमर के अंदर केंद्रीय परमाणु कहते हैं, यहां पर ऑर्गेनिक ग्रुप
ये जो एल्काइल ग्रुप है, ये बच्चों देखिए आर मैंने नीचे लिखा है, मैं इसको अभी आपको बताता हूं कि यहां पर हम देखते क्या हैं कि दो सिलिकॉन ऑक्सीजन के माध्यम से आपस में कनेक्टेड होती हैं और इस सिलिकॉन के ऊपर कार्बनिक समूह, कोई भी ऑर्गेनिक समूह, चाहे वो एल्काइल हो सकता है, फिनाइल हो सकता है, नाइट्राइल हो सकता है, नाइट्राइल CN ग्रुप हो सकता है, और हेलो एल्काइल, तो बच्चों कोई भी ग्रुप ये हो सकता है, तो ये ग्रुप इसके ऊपर लगे हुए होते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कार्ब ऑर्गेनो एलिमेंटल पॉलीमर्स, राइट। यहां पर ऑर्गेनिक ग्रुप मेटल से लगा हुआ होता है और सेंट्रल एटम या सेंट्रल मेटल एटम जो कि पॉलीमर की बैकबोन का फॉर्मेशन करता है, वो सामान्यतः ऑक्सीजन के माध्यम से जुड़ा हुआ होता है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ पॉलीसिलॉक्सेंस। बच्चों यहां पर हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं, दिस इज द एल्यूमॉक्सिन्स, दिस इज द पॉली एल्यूमॉक्सिन्स, राइट, इट्स अनदर एग्जांपल। यहां पर बच्चों देखिए क्या हो रहा है, यहां पर एल्यूमिनियम इस द केंद्रीय परमाणु होता है, सेंट्रल मेटल एटम होता है, और ये दो एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के माध्यम से आपस में कनेक्टेड होते हैं, और यहां पर ऑर्गेनिक ग्रुप एल्काइल ग्रुप ये सेंट्रल एटम के साथ, केंद्रीय परमाणु के साथ, या इसको हम इस तरह से कहें सेंट्रल मेटल एटम के साथ कनेक्टेड होता है। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ पॉली एल्यूमॉक्सिन्स, राइट। मैंने बच्चों दो ही एग्जांपल यहां बताए हैं एंड दो एग्जांपल सफिशिएंट हैं। सिलिकॉन की कनेक्टिविटी आप सबको पता है 4 होती है। मैंने इससे पार्ट 3 के अंदर भी बताया था कि सिलिकॉन है ना, और यहां पर ये दो सिलिकॉन ऑक्सीजन के माध्यम से, इसी प्रकार से यहां पर दो एल्यूमिनियम सेंट्रल एटम ऑक्सीजन के माध्यम से आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो दीज आर कॉल्ड ऑर्गेनो एलिमेंटल पॉलीमर्स बच्चों, राइट। और यहां पर इस बात का आपको ध्यान रखना है कि यहां पर एल्काइल ग्रुप्स जो हैं ये CH3, C2H5, प्रोपाइल ग्रुप, आइसोप्रोपाइल ग्रुप, फिनाइल ग्रुप, नाइट्राइल ग्रुप या हेलो एल्काइल ग्रुप्स हो सकते हैं। बच्चों यहां पर सेकंड टाइप ऑफ पॉलीमर्स ये हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीमर्स, उप सह संयोजक पॉलीमर्स। तो देखो बच्चों ऐसा है कि यहां पर देखिए, यहां पर एज द नेम इंडिकेट्स कोऑर्डिनेशन पॉलीमर्स, यानी जो भी यूनिट यहां पर रिपीट होती है, राइट। मैंने आपको बोरिक ऑक्साइड का एग्जांपल बताया था, या मैंने आपको जैसे इस यूनिट का एग्जांपल बताया है। तो यहां पर नेचुरली पॉलीमर के अंदर यूनिट्स रिपीट होती हैं, तभी हम इसको लिखते हैं होल एन, राइट। हम किसी भी व्हाट वी राइट हियर लाइक दिस, यहां पर ये यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट्स आर हियर, और ये इस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन करती हैं, राइट। तो देखिए यहां पर इन पॉलीमर्स में रिपीट होने वाली इकाइयां कम से कम एक उप सहसंयोजक बंध अवश्य बनाती है, राइट। यहां पर जितनी भी यूनिट्स रिपीट होती हैं वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करती हैं। मैं इसको आगे एग्जाम्पल के अंदर एक्सप्लेन करूंगा बिल्कुल स्पष्ट रूप से। यहां पर बच्चों उप सहसंयोजक कोऑर्डिनेट बॉन्ड मेटल एटम के साथ बनता है, ऑब्वियसली कोऑर्डिनेट बॉन्ड मेटल एटम के साथ बनेगा, राइट। और यहां पर मेटल एटम बैकबोन में होता है, जो इसकी रीढ़ श्रृंखला जिसे हिंदी में कहते हैं, बैकबोन चेन जिसे कहते हैं, उसके अंदर सेंट्रल मेटल एटम होता है। और धातु की उप सहसंयोजक संख्या 2 होने पर, अब हमने वैसे तो हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स 12th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में हमें पता है कि किस प्रकार मेटल अपने खाली डी कक्षकों में, और कॉमनली मेटल का मतलब हो गया ट्रांजिशन मेटल्स, और ट्रांजिशन मेटल्स की बात करते हैं तो उनमें आते हैं डी ऑर्बिटल्स। तो यहां पर मेटल्स अपने खाली एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स के अंदर लिगेंड से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेता है, और एक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है जिसको हम
लिगेंड से मेटल की तरफ तीर के निशान से, एरो के साइन से शो करते हैं और उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो बच्चों वही बात हम यहां पर कर रहे हैं कि जब कोऑर्डिनेशन नंबर 2, और कोऑर्डिनेशन नंबर 2 का मतलब क्या हुआ कि कोई मेटल दो लिगेंड से घिरी हुई होती है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होने पर रेखीय पॉलीमर, वी नो दिस थिंग कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो लीनियर पॉलीमर ही कॉमनली बनते हैं, रेखीय बहुलक बनते हैं। और इसमें असंतृप्त एल्काइन ग्रुप होने पर बच्चों, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं और 1 सिग्मा बॉन्ड होता है। मैं इन बातों को बहुत बार इन्हीं लेक्चर्स के अंदर एक्सप्लेन कर चुका हूं बच्चों। यहां पर एल्काइन में अनसैचुरेटेड, असंतृप्त, जैसा मैंने आपको बताया, 1 सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड एल्काइंस के अंदर। तो बच्चों यहां पर एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल्स के साथ डी पाई पी पाई प्रकार की बॉन्ड बैक बॉन्डिंग यहां पर होती है। और एग्जांपल बच्चों हमने लिया है एसिटिलीन, या हम कहें इसको एल्काइन का बॉन्डिंग कॉपर के साथ। तो दिस इज द पॉलीमर, और यहां पर इस पॉलीमर की संरचना को हम बताते हैं। बच्चों मैंने यहां पर एक शब्द यूज किया है बैक बॉन्डिंग, सी, कि दिस इज द डी पाई पी पाई प्रकार की बैक बॉन्डिंग। एक मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैंने ये बैक बॉन्डिंग पॉलीमर्स के पहले, इस यूनिट के पहले इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स के अंदर कार्बोनाइल कंपाउंड्स के साथ इस तरह की बैक बॉन्डिंग को मैंने एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से मेटल के भरे हुए कक्षक, यहां पर मेटल के फिल्ड ऑर्बिटल्स, भरे हुए कक्षक, वो भरे हुए कक्षक कौन से होंगे? डी पाई ऑर्बिटल्स। वो क्या करते हैं? लिगेंड के खाली पी पाई स्टार, पी पाई स्टार का मतलब स्टार मींस एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, लिगेंड के खाली पी पाई स्टार ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैपिंग करते हैं, बैक बॉन्डिंग करते हैं। यानी यहां पर बैक बॉन्डिंग में मेटल एटम डोनर का काम करता है और लिगेंड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का काम करता है। इस तरह से यहां पर प्रबल बंध, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। हम यहां पर एग्जांपल देखते हैं बच्चों, देखिए दिस इज आर एल्काइन का कॉपर के साथ इस तरह की स्ट्रक्चर। तो देखिए बच्चों यहां पर दिस इज द कॉम्प्लेक्स। अब यहां पर ये मेटल इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, इट्स ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये वाला यूनिट यहां पर इसके साथ इस तरह से, और बच्चों इस तरह से यहां पर ये पॉलीमर का, लीनियर पॉलीमर का फॉर्मेशन यहां पर होता जाता है। और एल्काइन के अंदर कॉपर के साथ जो पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है, लाइक दिस इज आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी कॉपर होल एन। इसके अंदर बच्चों हम बॉन्डिंग को समझाते हैं कि यहां पर ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये मेटल को डोनेट करता है, एंड द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, राइट, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, राइट। उसके बाद यहां पर ये मेटल के भरे हुए कक्षक, मेटल के भरे हुए कक्षक, ये वाले कक्षक होते हैं, दीज आर द डी पाई ऑर्बिटल्स। और लिगेंड के पी पाई स्टार ऑर्बिटल्स, पी पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, मेटल से इलेक्ट्रॉन इस तरह से लेकर के दे फॉर्म बैक बॉन्डिंग, यानी बंधन को प्रबल बनाते हैं और इस तरह की संरचनाओं का निर्माण होता है। बच्चों यहां पर मैंने नेक्स्ट एग्जांपल लिया है कोऑर्डिनेशन नंबर 3 का, राइट। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 और कोऑर्डिनेशन नंबर 3। कोऑर्डिनेशन नंबर 3 का मतलब है कि यहां पर मेटल को तीन तरह से, तीन तरफ से लिगेंड्स कवर करते हैं, यानी यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर होती है 3। तो बच्चों यहां पर एग्जांपल है, दिस इज ट्राइसाइनो इथाइल फॉस्फीन निकल कार्बोनाइल। बच्चों दिस इज द ट्राइसाइनो इथाइल, दिस इज ट्राइसाइनो इथाइल फॉस्फीन, इस बॉन्ड का इससे कोई लेना देना नहीं है, ये फॉर्मूला मैंने लिखा है बच्चों,
दिस इज ट्राइसाइनो इथाइल फॉस्फीन निकल कार्बोनाइल, राइट, दिस इज द पॉलीमर। तो इस तरह के पॉलीमर की संरचना हम किस तरह से बताते हैं बच्चों? देखिए यहां पर निकल, और निकल के साथ ये लिगेंड, लिगेंड कौन सा है बच्चों? ट्राइसाइनो सी दिस इज ट्राइसाइनो इथाइल फॉस्फीन। ये इस तरह से इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, ऑब्सेसिव बॉन्ड बनाता है, और बच्चों यहां पर ये कार्बोनाइल लिगेंड के साथ इस तरह से जुड़े हुए होते हैं। आगे बच्चों हम इसमें बात करते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पॉलीमर्स, राइट। देखिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पॉलीमर्स की जब हम बात करते हैं तो हमें सीधा हमारा ध्यान जाता है 13th ग्रुप एलिमेंट्स की तरफ, बोरोन, एल्यूमिनियम, राइट। यहां पर इलेक्ट्रॉन न्यून बहुलक और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पॉलीमर्स का मतलब हुआ कि यहां पर जो सेंट्रल एटम होता है या सेंट्रल मेटल एटम होता है उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, राइट। हम इसको देखते हैं किस तरह से कि जब सेंट्रल एटम का ऑक्टेट पूर्ण नहीं होता है, कंप्लीट नहीं होता है, तो वे अपचायक पदार्थों से इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण करके, बच्चों ऐसे एलिमेंट्स या पदार्थ जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं उन्हें हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स, इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण कर सकते हैं। बच्चों यहां पर लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम व जिंक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पॉलीमर्स बनाते हैं। सो दीज आर द मेटल्स कॉमनली फॉर्मिंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पॉलीमर्स। बच्चों यहां पर एक एग्जांपल मैंने लिया है, दिस इज डाइमिथाइल बेरिलियम। सी द एग्जांपल इज डाइमिथाइल बेरिलियम एंड दिस इज द पॉलीमर की संरचना। बच्चों यहां पर ये जो स्ट्रक्चर मैंने बताया, देखिए दो बेरिलियम के बीच में एक मिथाइल ग्रुप ब्रिज का काम करता है, सेतु का काम करता है, और बच्चों इस तरह से ये पॉलीमर फॉर्मेशन होता जाता है। बच्चों यहां दिस इज द डाइमिथाइल बेरिलियम पॉलीमर की लीनियर पॉलीमर चेन श्रृंखला ये निर्मित होती जाती है, और इसके स्ट्रक्चर को हम जैसा मैंने बनाया है इस तरह से हम शो करते हैं। यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि इनमें बेरिलियम के चारों बॉन्ड, यहां पर ये जो बेरिलियम है इसके चारों बॉन्ड्स, इनमें विशेष चीज क्या होती है? 3C2E, राइट। ये बॉन्ड्स किस तरह के होते हैं? त्रिकेंद्र, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स। बच्चों यहां पर 1 2 3 सेंटर हैं, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रॉन्स इसी के हैं जो कि दोनों बॉन्ड्स के अंदर डिलोकलाइज करते हैं। और मैंने बच्चों बीएससी पार्ट फर्स्ट में यहां पर ब्रिज बॉन्ड्स को बताया था कि किस तरह से बोरोन के अंदर त्रिकेंद्र 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, 3C2E बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है। तो बच्चों यहां पर दीज आर द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पॉलीमर्स। तो बच्चों यहां पर हमारा पॉलीमर्स का क्लासिफिकेशन समाप्त होता है और इस लेक्चर को हम समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है पॉलीमर्स का इंट्रोडक्शन और पॉलीमर्स का क्लासिफिकेशन आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। इन लेक्चर्स में जो बिगनिंग में मैंने टाइम दिया है करीब 7-8 सेकंड का, उसमें आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपनी कॉपी पे इसे आप नोट करिए और कम से कम आप इसे 2 या 3 बार ध्यान से आप सुनिए। मुझे उम्मीद है आपको एक ही कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ में आएगा। सो बच्चों, दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर। थैंक यू।